गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मौसम सर्दी का है तो थोड़ा आप सभी ध्यान रखें क्योंकि कोरोना का प्रकोप पहले से ही है और ऊपर से ये जो बहुत ही सुहाना मौसम कह सकते हैं इसको, तो आप प्लीज़ अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखें। और मौसम भी इतना अनुकूल है पढ़ाई करने के लिए कि आप मतलब 5, 10, 15, 20 घंटे तक आप आराम से स्टडी करने के लायक है। जाना कहाँ है, बिस्तर में पड़े रहो, ठीक है ना, और हल्का हल्का खाना खाते रहो और साथ में मनोरंजन के साथ हंसते हंसते एक कहानी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते रहो। एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, पटवारी की डेट घोषित हो गई है, ठीक है, तो अब समय नहीं है हमारे पास और पटवारी की डेट 3 अलग अलग दे रखी हैं। तो जो लास्ट डेट है वो वाले ये मत सोचना कि हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है। जब नंबर के मार्जिन होगा ना तब उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, एग्ज़ाम सर पे हैं, ठीक है, क्लासें लेते रहें और भी बहुत सारी बातें वो फिर हम आगे जैसे जैसे मुझे लगेगी कि हाँ ये चीज़ें बोलनी चाहिए उस समय मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। तो आज हम शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास में। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है, बहुत ही स्वर्णिम। जो हमारा पिछला वीडियो था, पिछली क्लास थी, उसमें हमने हल्दी घाटी के युद्ध पर वर्णन किया था, लेकिन कुछ पॉइंट थे वो रह गए थे हमारे, जिसको आज हम पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम मेवाड़ का इतिहास। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूं कि मेवाड़ में कौन कौन से शासक थे। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में सिसोदिया सत्ता का संस्थापक कौन है? हमीर। हमीर के बाद खेता, खेता के बाद लाखा, लाखा के बाद मोकल, मोकल के बाद कुंभा, रायमल, सांगा, उदय सिंह, उदय सिंह के बाद प्रताप और प्रताप के बाद आएगा हमारा अमर सिंह, ठीक है ना। तो हम बात करें इस महाराणा प्रताप की, बहुत ही वीर योद्धा, साहसी, जो अपनी मातृभूमि के लिए की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। ऐसा हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना, जो इतने मतलब अपने मातृभूमि, अपने देश के प्रति और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इतना सब कुछ सहन कर सकता। कहा जाता है कि इन्होंने दर दर की ठोकरें खाई थी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। तो हम बात, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक है ना। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप को बाहर निकाल दिया गया था और जो राज चिन्ह था, जो राज मुकुट था, वो जाला बिंदा ने धारण किया था और प्रताप को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकाला गया था, ठीक है ना। वहाँ चेतक की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? इनका जो घोड़ा है वो है चेतक की मृत्यु हो जाती है बसवा। यहाँ पर इसकी समाधि कहा जाता है कि प्रताप का जो सबसे मतलब अपने कह सकते हैं कि एक भाई एक बेटे के समान चेतक ने साथ सपोर्ट किया था, ठीक है ना। क्योंकि जो नाला था, जब चेतक ने जब जंप लगाया था, वो इतना बड़ा नाला था कि हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। वहाँ घायल तो पहले युद्ध में हो चुका था, क्योंकि जो मर्दाना हाथी था, उस मर्दाना हाथी की मतलब सूंड की वजह से इसकी टांग में कुछ क्रॉच या चोट आ गई थी, जिसकी वजह से पहले से घायल था, लेकिन फिर भी अपने स्वामी को एहसास नहीं होने दिया। हल्दी घाटी युद्ध से बाहर निकल गए। हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह जीत जाता है। मान सिंह हल्दी घाटी के बाद गोगुंदा पर आक्रमण करता है। किस पर? गोगुंदा पर, ठीक है ना। अब इस युद्ध के परिणाम हम देखा जाए ना, तो मान सिंह ने इसके बाद इसका जो हाथी था एक राम प्रसाद हाथी, पिछली रीट परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का हाथी कौन था। आप सभी को पता है, चेतक के बारे में सभी ने सुना है, लेकिन हाथी के बारे में बहुत सारी गाइडों में उल्लेख नहीं किया हुआ है। तो राम प्रसाद हाथी था। इस राम प्रसाद हाथी को कैद किया
ठीक है, ये मतलब आसानी से कैद होने वाला नहीं था, कम से कम चक्रव्यूह की तरह 7-8 हाथियों का झुंड बनाकर फिर इसको कैद किया था। इसको भेज दिया था किसके पास? अकबर के पास, ठीक है ना। वहाँ पर ये जो राम प्रसाद हाथी था ये इतना स्वाभिमानी था कि इसने मुगलों का दाना पानी भी नहीं लिया था, दाना पानी, ठीक है ना, नहीं लिया था। और अकबर ने इसको पीर कहा था, राम पीर नाम दिया था इसको, ठीक है ना। तो ये बात थी। फिर कहा जाता है कि मुगलों के जो अधिकांश युद्ध थे उसके वो युद्ध जीतने के बाद वो लूटपाट करते थे, लेकिन मान सिंह ने ऐसा नहीं होने दिया। मान सिंह ने कहा मैं एक क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा और क्षत्रिय धर्म के तहत किसी राजा को अधीनता मतलब हराने के बाद उसके जो राज्य में आम जनता है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान मैं नहीं पहुंचाने दूंगा। तो किसी ना प्रकार से मतलब मान सिंह के मन में भी प्रताप के प्रति एक स्वामी भक्त थी, ठीक है ना। तो इसने मतलब किसी भी प्रकार से किसी भी जनता को बिना बेवजह परेशान नहीं किया था। अब हम बात करेंगे आगे, हल्दीघाटी का युद्ध हो जाता है, ठीक है ना। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, शेयर कर दो ताकि हमें भी लगे कि हाँ जो हमारे पढ़ने वाले हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, ठीक है ना, वो बहुत सारे हैं, उनका सपोर्ट है और हम इसी सपोर्ट के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। पर यदि आपका सपोर्ट नहीं होगा तो हम आगे बढ़ थोड़ी सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा ये है राजस्थान, ठीक है ना। यहाँ पर है महाराणा, ये है कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। कहा जाता है कि चित्तौड़ के युद्ध के मतलब हल्दीघाटी के युद्ध के बाद, हल्दीघाटी के बाद महाराणा ने कुंभलगढ़ दुर्ग से ही नेतृत्व किया था, कुंभलगढ़, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद बाकी जो फिर उसके बाद जो भी अभियान थे उसमें महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग से ही अपना मतलब संचालन किया था। इसके समय शासक आपको पता ही है अकबर था। कहा जाता है कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर स्वयं आया था। ऐसा कहा जाता है कि अजमेर आया था जियारत करने के लिए, पहले भी आया था मतलब ख्वाजा साहब की दरगाह में मन्नत मांगने के लिए, लेकिन अकबर खुद आता है यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद ये आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है कहाँ? गोगुंदा। जैसे ही अकबर के आने की खबर मिलती है महाराणा प्रताप यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद अकबर गोगुंदा पर विजय हासिल करने के बाद हल्दीघाटी जाता है। हल्दीघाटी की जाकर वहाँ का जो सारा दृश्य देखता है युद्ध का, कि आखिर मतलब इस हल्दीघाटी में इस प्रकार का युद्ध कैसे हुआ था, वो सारा सब कुछ देखता है। उसके बाद हल्दीघाटी के पास एक स्थान है मोही स्थान पर 30,000 सैनिक वहाँ पर स्थायी रूप से रख के आगे चला जाता है कहाँ? उदयपुर को जीतता है। फिर आगे चला जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है ना। प्रताप यहाँ से पहाड़ियों में चला जाता है और यहाँ से इसके बाद ये वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो अकबर तो अब महाराणा प्रताप के पास देखो गोगुंदा चला गया, उदयपुर चला गया, हल्दीघाटी पहले से चला गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब गोगुंदा हुआ था क्या कि मान सिंह ने हल्दीघाटी के जस्ट बाद गोगुंदा पर आक्रमण किया था। मान सिंह ने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जस्ट बाद इसने गोगुंदा पर आक्रमण किया था। और गोगुंदा पर आक्रमण करने के बाद मान सिंह जैसे ही वापस चला जाता है तो महाराणा प्रताप फिर से आक्रमण, यानी आग मिचौले का खेल शुरू हो जाता है। किनके बीच? मुगलों और राजपूतों के बीच आग मिचौली का खेल शुरू हो जाता है। वापस से गोगुंदा जीत लेता है। फिर वापस अकबर आता है और अकबर गोगुंदा को अपने अधीन करता है और आगे चलता है। जैसे ही अकबर वापस जाता है और ये गोगुंदा पर महाराणा प्रताप ने फिर से आक्रमण कर अपने अधीन ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एक अकबर ने अपने महत्वपूर्ण व्यक्ति को भेजता है। कौन है वो? शाहबाज खां। शाहबाज खां, इसने 3 आक्रमण करता, पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। कब से? 1577 से 80 के मध्य 3 आक्रमण करता है।
कौन? शाहबाज खां। एग्जाम पूछ ले जाएगा, शाहबाज खां ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मेवाड़ पर उन्होंने 3 बार आक्रमण किया था। किसने किया था? शाहबाज खां ने। अब शाहबाज खां आता है कुंभलगढ़ के पास एक स्थान है, वहां पर आकर अपना शिविर डालता है, ठीक है ना। शिविर डालने के बाद वो कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है, ठीक है। कहा जाता है कि कुंभलगढ़ में बारूद फटने की वजह से महाराणा को दुर्ग के गेट खोलने पड़े, दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थी और महाराणा यहाँ से चले जाते हैं गोगुंदा, गोगुंदा से उदयपुर, ठीक है ना। अब इस बात को पता चलता है शाहबाज को, शाहबाज का कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतता है। इतिहास में पहली बार, इतिहास में पहली बार किसी ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर विजय हासिल की है तो वो है शहबाज खां। यानी इस दुर्ग में मिलता तो कुछ नहीं है, ना तो धन संपदा मिलती है, ना महाराणा प्रताप मिलते हैं, लेकिन फिर भी शाहबाज खां अपने आप को मतलब एक भाग्यशाली मानता है कि इस दुर्ग को आज तक मतलब अकबर ने जीत नहीं पाया, बाबर जीत नहीं पाया, उस दुर्ग को मैं जीत पाया, ठीक है ना। इस दुर्ग पर विजय हासिल कब होती है? 3 अप्रैल 1578 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर विजय हासिल करता है, ठीक है ना। और यहाँ से कुंभलगढ़ जीतने के जस्ट बाद ये आता है गोगुंदा। कहाँ आता है? गोगुंदा। गोगुंदा से उसी दिन आता है उदयपुर, लेकिन महाराणा प्रताप यहाँ से मिलते नहीं है क्योंकि महाराणा प्रताप चले जाते हैं ईडर, ईडर से वहाँ चले जाते हैं चूलिया। चूलिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। तो चूलिया आ जाते हैं, चूलिया के बाद वहाँ तो ये फिर वापस चला जाता है, ठीक है ना। अब दूसरी बार आता है ये शाहबाज खां, ठीक है ना, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप मिलता नहीं है, ठीक है ना। कुंभलगढ़ का दुर्ग एक बाण नामक व्यक्ति को, बाण नाम है इसका, इसको सौंप कर चले जाते हैं, ठीक है ना। अब एक और घटना घटित होती है इस समय। कहा जाता है कि निरंतर युद्ध से महाराणा प्रताप की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो गई थी, दयनीय स्थिति हो गई थी। और ये भी मतलब प्रचलन में चलता है कि महाराणा प्रताप इस दयनीय स्थिति मतलब इतनी कठिन परिस्थिति में, कहा जाता है एक बार आपने दोहा सुना होगा, एक कविता सुना होगी कि अरे घास तेरी रोटी वो जंगल बिलोड़ो ले भागियो। मतलब हम कैसे, मतलब उदय सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र हैं अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म होता है 1559, तो आप, और ये बात हो रही है 1578, तो आप 1559 में जब अमर सिंह की जन्म होता है 78 तक बाद, मतलब वो कम से कम 19 या 20 साल का हो जाता है। तो 20 साल, यदि हम 20 साल के होते हैं तो हमारे हाथ से मतलब जंगल का कोई भी जानवर आके रोटी छीन के लेके जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ एक दंत कथाएं है, प्रचलित कहानियां हैं कि अरे घास की रोटी ने जंगल बिलोड़ो ले भागियो। राणा का स्वाभिमान उसमें डगमगाना शुरू हुआ था। और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने पत्र लिखा था किसको? अकबर को, ठीक है ना। और इस पत्र की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? एक ग्रंथ आता है पाथल और पिथल। कौन लिखता है? सेठिया, ठीक है ना। पातल और पीतल ग्रंथ में इस बात का उल्लेख होता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को मतलब अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिखा था। तब महाराणा प्रताप के दरबार में एक व्यक्ति आता है, पृथ्वीराज राठौड़ और सूरजहाड़ा, ठीक है ना। ये 2 कवि होते हैं उस समय। कौन होते हैं? 2 कवि। दुर्साहाड़ा है, सूरजहाड़ा नहीं, दुर्साहाड़ा। ये है, क्या बोलते हैं इसको, चारण, ठीक है ना। और पृथ्वीराज, ये दोनों कवि हैं। पृथ्वीराज का ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी, ठीक है ना, क्योंकि इस समय भक्ति काल शुरू हो जाता है। तो ये 2 है। तो तब अकबर ने इनको बोलता है कि भाई देखो, आप आज महाराणा प्रताप का जो अपने जो मतलब अधीनता स्वीकार करने के लिए इन्होंने पत्र लिखा था, तब इन्होंने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि मतलब चांद को चमकने के लिए बादलों की ओट, मतलब बादलों की जरूरत नहीं, तारों की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना। और चांद को ढकने के लिए बादलों का वोट मतलब उनको नहीं रोक सकता, चांद की रोशनी को बादल कभी नहीं रोक सकते, ठीक है ना। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ये महाराणा प्रताप का पुत्र हो ही नहीं सकता। अरे कैसा हो सकता, जिसने अपनी स्वाधीनता, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सारा सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। तो इस चीज को हम कभी भी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप एक वीर साहसी योद्धा था, ठीक है ना। कहा जाता है कि इस समय ऐसी कंडीशन हो गई थी कि वो लड़ते लड़ते मतलब ऐसा भी टाइम आया 3-4 बार कि वो मतलब खाने बैठते थे और आक्रमण हो जाता तो वो खाना भी नहीं खा पाते थे, और हर समय युद्ध की पोशाक पहन के रखते थे, ठीक है ना। तब पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा था कि ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि जहां तक मैं, क्योंकि ये रहते तो थे अकबर के दरबार में, लेकिन फैन किसके थे, महाराणा प्रताप के, ठीक है ना। तो इस बात को स्वीकार नहीं करता है। ये तो सिर्फ एक दंत कथाएं प्रचलित हैं। ये किसने बताया था, टॉड ने। और टॉड एक ऐसा चमचा है, ठीक है ना, जो लोगों की जैसी मतलब कहानियां सुनता था वो वैसे अपने ग्रंथ में लिख देता था, ठीक है ना। यदि ऐसा होता तो इस अकबर के दरबार में 2 चमचे और रहते थे, एक बदायूनी और दूसरा अबुल फजल। यदि ऐसा कुछ लिखा होता तो ये चमचे महाराणा मतलब अकबर के प्रति अपने जो प्रेम भावना उसको बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, और महाराणा प्रताप को नीचा दिखाने के लिए मतलब ऐसे ऐसे शब्द उपयोग में लेते थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा किसी प्रकार का नहीं हुआ था, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अब शाहबाज का जो तीसरा आक्रमण होता है, उसके बाद महाराणा प्रताप कहाँ चले जाते हैं, सिरोही, ठीक है ना। और सिरोही वहां पर जाकर रहते हैं, और उसके बाद सिरोही में एक विवाह करते हैं। किससे करते हैं, दुल्ला की पुत्री से विवाह हो जाता है। अब इसके बाद एक और आदमी आता है, यदि अभियान आता है रहीम के नेतृत्व में। रहीम ये कब आते हैं, 1580। ये रहीम वही है, रहीम ने धागा प्रेम का मत तोड़ो छिड़काए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। ये वही रहीम है, ये कवि होता है, ठीक है ना। कहा जाता है कि इनका जो अभियान था वो 1580 में था, ठीक है। तो आप इन वीडियो लाइक कर दो यार, तो लाइक करते रहो यार। लाइक शेयर करने में किस बात की कंजूसी करते हो, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। आप लाइक करोगे तो बेनिफिट आपको ही है, हम आपके साथ में दुगुने जोश के साथ पेश होंगे। आप भी लाइक नहीं करते हो, आप सपोर्ट नहीं करते हो, आप शेयर नहीं करते हो, तो क्या मतलब, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और एक दिन वो भी आएगा बहुत जल्द जिसमें राजस्थान की ऐसी कोई कोचिंग संस्था इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर ऑफलाइन बैच फ्री लगते हैं, लेकिन आपके मतलब GR स्टडी हब के माध्यम से बिल्कुल फ्री बैच लगेंगे। ये मैं आज आपके सामने घोषणा कर रहा हूं, ठीक है ना। और इस GR स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द कल या परसों से 10th क्लास की जो साइंस की क्लास है वो शुरू कर दी जाएगी। तो आप अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, शानदार तरीके के साथ विशाल सर द्वारा साइंस की क्लासें ली जाएगी, ठीक है ना। तो कोविड-19 के तहत जो भी बच्चे मतलब जो क्या सारे बच्चे घर पे बैठे हैं, ठीक है ना। और काफ़ी स्कूलों में तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, लेकिन जिन स्कूलों में ऑनलाइन सिस्टम नहीं चल रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो घर पे बैठे साइंस की क्लासें ले सकेंगे। और आपको पता है कि गवर्नमेंट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि बिना एग्जाम के प्रमोट नहीं किए जाएंगे, तो हर हाल में एग्जाम होंगे, ठीक है ना। तो आप अपने भाई बहन जो भी है 10th क्लास में उनको बोल देना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, और प्ले लिस्ट बना दी जाएगी 10th क्लास बाय विशाल सर साइंस, ठीक है ना। उस प्ले लिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं, ये हमारा राजस्थान, ठीक है ना। अब आता है रहीम आता है रहीम शेरपुर नामक स्थान पर अपनी विद फैमिली परिवार को यहाँ छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये रहे महाराणा उस समय पहाड़ियों में चले जाते हैं। तब अमर सिंह ये सोचते हैं कि क्यों ना रहीम को परेशान किया जाए। तो जैसे यहाँ से रहीम आगे बढ़ता है और अमर सिंह जाके इस परिवार मतलब पत्नी और बेटी को अपने
मतलब गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है ना। अब इस बात का पता चलता है रहीम को, तो रहीम को इस बात का बहुत ही दुख होता है, क्योंकि परिवार ही नहीं रहा तो अब उसका रहने का क्या मतलब। लेकिन इस बात का पता चलता है महाराणा प्रताप ने, और महाराणा प्रताप बोलते हैं कि आप उसको ससम्मान के साथ वापस सौंप कर आओ। तब अमर सिंह जाता है रहीम के पास, और उनकी बेटी और पत्नी उनको ससम्मान वापस सौंप दी जाती है। इस बात का रहीम पर बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ता है। वो इसने कहा था कि अकबर मतलब अकबर और अकबर का नाम इस इतिहास में रहे या नहीं रहे, लेकिन महाराणा प्रताप तेरा नाम इतिहास में हमेशा आदर सम्मान के साथ लिया जाएगा। तो अब रहीम इस बात से बहुत ही प्रभावित हुआ, किससे, महाराणा प्रताप से। तो ये मतलब यहाँ आया तो था युद्ध करने के लिए, लेकिन यहाँ बस ठीक है आया तो आया। तो इस बात का पता चलता है अकबर को, और अकबर इसको वापस बुला लेते हैं, ठीक है ना, कि भाई थारो हाथ कौन पड़े, ठीक है। अब 80 के बाद 1580 के बाद एक युद्ध होता है 1582, और 1582 के बाद 2 साल बाद जगत सिंह कच्छप आता है। इसका जो लास्ट अभियान होता है अकबर की ओर से महाराणा प्रताप के प्रति, वो लास्ट अभियान 1584 में होता है, वो भी असफल ही रहता है। अब ये युद्ध आता है, बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध आता है, ठीक है ना। ऐसे तो देखो मुगलों की जो बहुत सारी छावनियाँ थी, ठीक है ना, लेकिन मुख्य रूप से आपको 4 छावनी में बता दूं, दीवेर, देसूरी, देवली, दीवेर, देसूरी, देवली, और एक स्थान और होता है देबारी, देबारी और देवल। ये 4 छावनियां हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, याद है, ऐसे तो बहुत सारी थी ठिकाने थे जिस पर अकबर का अधीन था, लेकिन ये जो मुख्य रूप से थी, ठीक है ना। यहां दीवेर में था एक सुल्तान खां। सुल्तान खां इस छावनी पर अपना अधिकार जमाए हुए बैठा था। तब कहा जाता है महाराणा प्रताप ने अपने सेना को 2 भागों में, एक भाग में अमर सिंह और दूसरे भाग में महाराणा प्रताप, इसके नेतृत्व में कहा जाता है कि सुल्तान और अमर सिंह का आमना सामना हुआ था। तब अमर सिंह ने भाले से इतना खतरनाक प्रहार किया था कि मतलब उसके घोड़े सहित एक स्टैचू की तरह खड़ा कर दिया था। यानी इस प्रकार से उसने भाला फेंका था कि घोड़े के अंदर से होते हुए इस सुल्तान को मतलब इस भाले के ऊपर खड़ा कर दिया था। यह दृश्य जब मुगल सैनिक देखते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं, ठीक है ना। और यही से महाराणा प्रताप की शुरू होती है, विजय की शुरुआत होती है, विजय की शुरुआत, ठीक है ना। और इस दीवेर के युद्ध को क्या कहते हैं, मैराथन युद्ध। किसने कहा था, टॉड ने। अब हल्दी घाटी के युद्ध को हम देखो, गोगुंदा का युद्ध कहते हैं, खमनौर का युद्ध कहते हैं, ठीक है ना, और थर्मोपोली वे कहते हैं, ठीक है ना। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, बदायूनी। ये कहा था अबुल फजल, और ये कहा था टॉड। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप पूछ लेना, ठीक है ना। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, बदायूनी ने कहा था। कमनौर का युद्ध किसने कहा, अबुल फजल ने कहा था। और थर्मोपोली किसने कहा था, टॉड। क्योंकि ये थर्मोपोली विदेशी युद्ध है, तो विदेशी कौन है, टॉड है, इसको ही जानकारी होगी। और मैराथन भी एक युद्ध है विदेशी, तो टॉड ने इसको दीवेर के युद्ध को क्या कहा था, मैराथन। और मैराथन जो दौड़ होती है वो 42 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। क्योंकि मैराथन जीतने में टाइम लगता है, तो आपको सीधा याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि मैराथन युद्ध। देखो मैराथन युद्ध टाइम लगता है, तो पहले कौन सा युद्ध होगा, हल्दी घाटी का युद्ध होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, 1576, ठीक है ना। 1576 में हल्दी घाटी को युद्ध हो जाता है, जिसको हम थर्मोपोली कहते हैं, ठीक है ना। अब मैराथन में टाइम लगेगा, तो इसे 6 साल बाद 1582, ठीक है ना। 1582 में कौन सा होता है, मैराथन होता है, जिसको हम कहते हैं दीवेर का युद्ध कहते हैं, ठीक है।
अब इसी से युद्ध की विजय की शुरुआत हुई। उसके बाद महाराणा ने कुंभलगढ़, जावर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सारे राज्यों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है ना, विजय की शुरुआत हो गई। गौरव का प्रतीक भी कहते हैं किसको? दिवेर को, गौरव का प्रतीक। ठीक है ना, गौरव का प्रतीक किसे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को। पूछ ले, सीधा क्यों सुनाता है दोस्तों, सीधा सीधा क्यों सुनाता है कि गौरव का प्रतीक किसे कहते हैं? तो दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेट हो दो यार, बार बार कहने की जरूरत नहीं है मुझे, आप खुद समझदार हो या फिर मेरे कहने का आदी हो गया क्या? मैं भी आदत होगी ये बार बार बोलता रहूं, आपके भी आदत होगी सुनने की। तो इस वीडियो को शेयर कर दो यार। एक आदमी 10-10 को शेयर करता है ना, एक आदमी 10-10 को शेयर करता है तो भी बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है ना, और आप ये मत सोचना छोटे यूट्यूबर, अरे हम बहुत बड़े हैं, ठीक है, हमारे पास एक्सपीरियंस इतना शानदार है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हम किसी के सामने दिखावट नहीं करते हैं। और विशेष रूप से मैं उस इंसान को भी धन्यवाद देता हूं जो डिसलाइक करते हैं। अरे डिसलाइक क्यों करते हो यार? यदि आपको पढ़ना ही नहीं है तो आप आते ही क्यों हो भाई? आपको नहीं पढ़ना तो मत आओ। यहाँ सिर्फ उन लोगों की जरूरत है जो पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जिज्ञासा है और कुछ करने की क्षमता रखते हैं, वही व्यक्ति मेरे चैनल पर है। ठीक है ना, बाकी इस चैनल पर किसी का वो नहीं है कि आप सभी भीड़ इकट्ठी होके आ जाओ। मुझे वही व्यक्ति चाहिए जो पढ़ने अपने मतलब टारगेट के प्रति मतलब पूर्ण रूप से एकाग्रित होकर वो अपने तैयारी कर रहा है। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो यार, बार बार बुलाने की जरूरत नहीं है। आप मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, क्या कमी है इस कंटेंट में? कुछ नहीं है ना, तो फिर यार तो बार बार बुलाने की क्या जरूरत है? ठीक है, और अब आगे बात करें, दिवेर का युद्ध हो जाता है। एक बार आप इसको छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते रहना। ठीक है, अब महाराणा प्रताप की विजय की शुरुआत यहां से हो जाती है। ठीक है, विजय की शुरुआत यहां से हो जाती है। काफी बार देखो पिछली भर्ती में जो रीट की वैकेंसी थी उसमें पूछा गया था महाराणा प्रताप के हाथी के बारे में, तो इस बार क्या पता महाराणा प्रताप के बारे में कुछ पूछ ले। ठीक है ना, श्योर है महाराणा प्रताप से एक क्वेश्चन आपके पटवारी रीट, ठीक है, एलडीसी, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना सारा कॉन्सेप्ट हम एक साथ दे रहे हैं। ठीक है ना, और बहुत जल्द कुछ नया प्रोग्रेस करेंगे हम। आप जो आपकी उम्मीदें हैं उस पर हम पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। फिर महाराणा देखो, फिर अकबर चला जाता है कौन? अकबर राजधानी बनाता है कौन? लाहौर को। कब बनाता है? 1585। और इधर महाराणा प्रताप भी राजधानी बनाते हैं किसको? चावंड को। कब बनाते हैं? 1585 से। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड कितने समय तक रही? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी चावंड राजधानी रही थी। वो कब रही वो आगे हम बात कर लेंगे। ठीक है ना, तो आपको ये नहीं बताना है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 1597 ईस्वी में, तो आप 97 में से 85 निकाल दो और बोल दो कि सर 12 वर्ष रही। नहीं, चावंड राजधानी कितने वर्ष रही? वो अमर सिंह के समय भी राजधानी थी। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, फिर अब कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपने मतलब अंतिम समय तक एक तो मांडलगढ़ और दूसरा चित्तौड़, इन दो को छोड़ के 80% भाग था मेवाड़ का वो अपने अधीन कर लिया था। और 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का हो जाता है मतलब मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तो नहीं कह सकते क्योंकि इतने सा निवारण हो जाता है इनका। ठीक है ना, 1597 ईस्वी में इनका हो जाता है निवारण। ठीक है, कहाँ होता है? बारडोली। बारडोली में अब इनके मतलब मृत्यु के बारे में बहुत सारे संशय हैं।
कहीं पर यह कहा जाता है कि अमर सिंह ने इनको जहर दे दिया था, लेकिन नहीं, अमर सिंह इतना वीर साहसी होता था, लेकिन उसने ऐसी हरकतें नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो अबुल फजल ने कहा था, या टॉड ने ऐसा कुछ लिखा है कि वैसे तो देखो महाराणा प्रताप की उम्र हो गई 55-60 के आसपास उम्र हो जाती है इनकी, ठीक है, क्योंकि इनका जन्म होता है 40 में, ठीक है ना, और मृत्यु होती है 97 में, तो मतलब 60 के आसपास चले जाते हैं ये, ठीक है। तब कहा जाता है कि उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, और एक बार कहा जाता है क्या धनुष मतलब तीर चला रहे थे, और तीर चलाने की वजह से इनके जो शरीर में जो खिंचाव आया था उससे भयानक इनको दर्द हुआ, और उस दर्द से कहार तो मतलब उस दर्द को सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो जाती है बारडोली में। यहाँ इनके 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कला संस्कृति के में कि 8 खंभों की छतरी किसकी है, महाराणा प्रताप की। तो ये था सारा मैटर महाराणा प्रताप के ऊपर। टाइम गई हो 30। तो ये सारा मैटर था महाराणा प्रताप के ऊपर। अब हम नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसमें हम उदय सिंह, पूरा उदय सिंह के साथ साथ पूरा मेवाड़ का इतिहास हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो आप कमेंट करते रहो, कमेंट नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता है कि क्लास कैसी थी या कैसी नहीं थी। आप कोई भी आपकी मन की जो जिज्ञासा है उसको बाहर निकालो, पूछो हमसे। और हमारे जो सोशल मीडिया है, ठीक है ना, उस सोशल मीडिया पर आप जुड़ते रहो। और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है हमारे, ठीक है ना, ग्रुप के, उसमें है 9314058551। इस पर आप हाई लिखकर मैसेज कर दो कि ज्वाइन GR स्टडी हब ग्रुप। तो आपको इस GR स्टडी हब ग्रुप के माध्यम से आपको जोड़ दिया जाएगा। आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करने की और डेली करंट अफेयर, न्यूज़पेपर हम सारा उस ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं। तो आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ जाओ, चाहे वो हमारा टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। GR स्टडी हब नाम से है। जो येलो कलर का लोगो लगा हुआ होता है उसमें ब्लैक कलर के जो नाम लिखे हुए वो हमारा लोगो है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।